कबूतर ने बताया कि पत्नी की यह एक चीज हर पुरुष को पीछे से अवश्य लेनी चाहिए। दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी सिंगल देश के एक राजा और एक कबूतर की कहानी है। श्रोताओ, आज की इस कहानी में कबूतर ने बड़ी ही कीमती बातें बताई हैं। आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया कर हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप लोगों के श्रोताओं एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा परिवार बढ़ता है। साथ ही हो सके तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान जीवन में हमेशा ही घातक होता है। श्रोताओ, एक कबूतर ने इस कहानी में बड़ी ही कीमती बातें बताई हैं। आइए आप सभी श्रोता बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, एक बार एक जंगल में एक वट वृक्ष पर एक कबूतर और एक कौवा रहा करता था। जो कबूतर था वह हमेशा भोर का समय होते ही जंगल से गांव की तरफ चला जाता और वहां जाकर गांव में जहां भी उसे अच्छा और स्वादिष्ट भोजन मिलता वह कबूतर वहीं भोजन करता। दोस्तों, उधर वह जो कबूतर का दोस्त कौवा था वह हर समय जंगल के मरे हुए पशु पक्षियों का भोजन करता, उनके मांस को खाता। दोस्तों, कौवे के यह कर्म कबूतर को बिल्कुल भी नहीं भाते थे। एक दिन कबूतर कौवे से कहता है, मित्र, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इन लोगों का मांस खाते हुए तुम्हें एक बार भी लज्जा नहीं आती? हे कौवे मित्र, एक बार तुम ही सोचकर देखो, भगवान ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हें भेजा है और तुम ही लोगों के मांस को खा रहे हो। इन्हें भी तो अधिकार है। श्रोताओ, तभी कौवा कबूतर से कहता है, मित्र, यह तो सबका जीविका का स्वाद है। देखो, तुम शाकाहारी खाते हो और मैं मांसाहारी खाता हूं। तुम्हें शाकाहारी और अच्छा भोजन खाने में स्वाद आता है, अच्छा भोजन खाने में ही तुम्हें आनंद आता है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी मांस खाने में ही आनंद आता है। दर्शक बंधुओं, तभी कबूतर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यह कौवा इस तरह नहीं समझेगा। दोस्तों, तभी कबूतर कौवे से कहता है, कौवे भाई, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कौवे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरी इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। मित्र, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस स्थान पर हमेशा रहना चाहिए और किस तरह का अन्न खाना चाहिए और किस तरह भोजन करना चाहिए। मित्र, परंतु इन बातों को समझने के लिए तुम्हें मेरी इस कहानी को पूरा अंत तक सुनना होगा। यदि तुम इस कहानी को अंत तक सुनोगे तो ही तुम्हें इस कहानी का पूरा सार प्राप्त होगा। दर्शक बंधुओं, अब कबूतर की बात सुनकर कौवा कहता है, अच्छा ठीक है मित्र, यदि तुम कोई कहानी सुना ही रहे हो तो तुम्हारी इस बात को मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा, परंतु तुम इस कहानी को जल्द से जल्द शुरू करो। श्रोताओ, तभी कबूतर कहता है कि हे मित्र, सिंगल देश में एक राजा हुआ करता था। वह राजा हमेशा अपने राज्य में दान किया करता था। राज्य के लोगों के लिए कभी कभी तो भंडारा करवाया करता था, ताकि राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक समय का भोजन नहीं बनता। तो वह राजा अपनी प्रजा के लिए, अपने ही प्रजा के लिए राज्य में भंडारा करवाता रहता था और ऐसा ही लोगों को अपने महल में नौकरियां भी दिया करता था। श्रोताओ, एक दिन उस राजा के महल में
तीन नौजवान आते हैं। वह तीनों नौजवान आकर राजा साहब से कहते हैं, महाराज, हम तीनों का आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्रोताओ, उन तीनों नौजवानों को देखकर महाराज कहते हैं, हाँ बोलो, आज हमारे राज्य में, हमारे दरबार में तुम कैसे आए? दर्शक बंधुओं, राजा साहब की बात सुनकर वह तीनों नौजवान राजा साहब से कहते हैं, महाराज, हम तीनों आपके महल में काम लेने के लिए आए हैं। दोस्तों, तभी तीनों की बात सुनकर महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम तीनों को मैं काम अवश्य दूंगा, परंतु तुम तीनों ही मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों में क्या खूबी है, क्या तुम्हें काम आता है जिसे देखकर मैं तुम्हें काम दे सकूं। श्रोताओ, तभी एक नौजवान कहता है, महाराज, मुझे स्थान परखना आता है, मैं किसी भी स्थान को बखूबी परख सकता हूं। दोस्तों, फिर दूसरा आदमी कहता है, महाराज, मुझे अन्न परखना आता है, मैं किसी भी तरह का अन्न बड़े ही बखूबी समझ सकता हूं और उसे पहचान सकता हूं और उसे परख सकता हूं कि यह खाने योग्य है या नहीं। दर्शक बंधुओं, फिर तीसरा नौजवान कहता है, महाराज, मुझे भोजन परखना आता है, मैं भोजन को देखकर बता सकता हूं कि यह भोजन किसने बनाया है। तो महाराज, हम तीनों में यही खूबियां हैं और हम तीनों ही मित्र हैं। अब हमारी खूबियों को देखकर तो आप हमें काम पर रख ही सकते हो। दर्शक बंधुओं, तभी उन तीनों की खूबियों को देख महाराज सोचने लगते हैं, हाँ, वैसे तो ये तीनों ही काम के लगते हैं, मुझे इन तीनों को रख लेना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब तो महाराज ने उन तीनों नौजवानों के लिए अपने ही महल में 3 अलग अलग कक्ष बनवाए और 3 अलग अलग कक्षों में उन तीनों को रख दिया। दर्शक बंधुओं, अब तो वो तीनों राजा की तरह उन महलों में रहने लगे। श्रोताओ, उधर राजा भी अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। एक दिन अचानक से राजा का घूमने का मन हुआ। तो दर्शक बंधुओं, तभी राजा साहब सोचते हैं कि हमें उस स्थान परखने वाले को साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे उसकी परीक्षा भी हो जाएगी और हमारा घूमना भी हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, तभी राजा अपने साथ 2 सैनिकों को लेकर और उस स्थान परखने वाले को साथ लेकर घूमने के लिए चल देते हैं। उधर राजा सुबह होते ही घूमने के लिए अपने महल से चल देते हैं। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाते हैं। श्रोताओ, जंगल में पहुंचकर उन्हें शाम हो जाती है। तभी राजा उस स्थान परखने वाले से कहता है, अरे, क्या हम इस जंगल में रात्रि को रुक सकते हैं? श्रोताओ, तभी स्थान परखने वाला कहता है, महाराज, मुझे लगता है कि यहां रात्रि रुकना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है महाराज, क्योंकि यह बड़ा ही वीरान जंगल है। हो सकता है कि रात्रि को कोई भी जंगली जानवर हम पर प्रहार कर दे, इसलिए हमें थोड़ा आगे चलना ही उचित होगा। दर्शक बंधुओं, अब तो महाराज और उनके 2 सैनिक और वह स्थान परखने वाला तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। श्रोताओ, चलते चलते आगे चलकर उन्हें एक गांव दिखाई देता है। वहां एक मंदिर था। वह मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। बंधुओं, अब तो उस मंदिर की चौखट पर जाकर महाराज उस स्थान परखने वाले से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें इस मंदिर पर ही रुक जाना चाहिए। रात्रि को वैसे चाहे तो हम गांव में किसी के घर पर भी रुक सकते हैं, परंतु कहते हैं कि किसी के घर की स्थिति को देखे बिना उसके घर में जाना और रुकना पाप के समान माना जाता है। कहते हैं कि कई बार जब हम किसी के घर बिन बताए चले जाते हैं तो खैर वह हमारा स्वागत तो करता है, परंतु अपने मन ही मन शर्मिंदा होने लगता है, क्योंकि
वह हमारी ठीक ठाक तरीके से देखभाल नहीं कर पाता। श्रोताओं, इन सभी बातों को सोचकर राजा उसी मंदिर में सो जाते हैं। आधी रात्रि होते ही राजा साहब को अचानक सपना आने लगता है कि स्वप्न में वह अपनी माता को एक बड़े ही खंजर से मार रहे हैं। श्रोताओ, यह सपना आते ही राजा साहब की आंख खुल जाती है और आंख खुलते ही राजा साहब सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी मां को अपने ही हाथों से कैसे मार सकता हूं। दर्शक बंधुओं, तभी राजा साहब उस स्थान पर रखने वाले की तरफ देखते हैं तो राजा साहब देखते हैं कि स्थान पर रखने वाला भी अभी तक सोया नहीं था, वह वहीं बैठा था। दोस्तों, तभी राजा साहब स्थान पर रखने वाले से कहते हैं, चलो हमें अभी और इसी वक्त महल में चलना है, हम यहां और नहीं रुक सकते। दर्शक बंधुओं, तभी स्थान पर रखने वाला कहता है, महाराज हमें यहां से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपने जो भी सपना देखा है वह बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। श्रोताओं, तभी राजा उस स्थान पर रखने वाले से कहते हैं, अरे आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हमें सपना आया था और उस सपने की वजह से ही हम महल में वापस जा रहे हैं, तुम्हें किसने बताया? दोस्तों, तभी वह स्थान पर रखने वाला कहता है, महाराज आपको यह सपना इस स्थान की वजह से ही आया था। कहते हैं कि स्थान का और भूमि का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाराज, जिस मंदिर पर हम अभी ठहरे हैं, इस मंदिर पर सालों पहले एक पुजारी रहा करता था। उसी पुजारी ने इस मंदिर का देखभाल किया था और उस पुजारी ने अपने हाथों से एक खंजर लेकर अपनी ही मां का अंत किया था। महाराज, और उसी वजह से आपको इस स्थान पर सोने से वह स्वप्न आया था। महाराज, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, तभी महाराज उस स्थान पर रखने वाले से पूछते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा हो सकता है, परंतु मुझे बताओ कि तुम्हें यह महसूस कैसे हुआ कि यह स्थान इस तरह का था। दोस्तों, तभी वह स्थान पर रखने वाला महाराज से कहता है, महाराज यदि आप कभी गंगा स्नान करने के लिए जाओगे तो गंगा स्नान करते वक्त जब आप उस स्थान पर पहुंचोगे तो आपके मन में उस समय भक्ति भाव जागृत होंगे। जब आप शमशान घाट में जाओगे तो उस समय आपके मन में डर पैदा होगा। महाराज, जब आप किसी शराब के स्थान पर जाओगे तो उस समय आपके मन में नशा पैदा होगा। महाराज, इसी प्रकार जब आप किसी भी स्थान पर जाओगे तो उसी स्थान के विपरीत आपके मन में विचार पैदा होंगे। ठीक उसी प्रकार से महाराज, जब हम इस स्थान पर आए तो हमारे मन में यही सब विचार उत्पन्न हो रहे थे और इसी से हमने अंदाजा लगाया। दोस्तों, अब तो महाराज वहीं सो जाते हैं और जैसे ही भोर का समय होता है तो महाराज सोचने लगते हैं कि क्या ये स्थान पर रखने वाला सत्य कह रहा है, क्यों ना इसका पता लगाया जाए। दोस्तों, तभी महाराज गांव के कुछ लोगों के पास जाते हैं और उनसे जाकर उस मंदिर के पुजारी के बारे में पूछने लगते हैं। तभी मंदिर के कुछ पुजारी के बारे में गांव वाले बताने लगते हैं, हाँ महाराज, यह सत्य है, इस मंदिर के पुजारी ने कुछ वर्षों पहले अपनी ही माता का खंजर से अंत कर दिया और स्वयं बाद में अपना भी गला काट लिया। महाराज, उसी दिन से यह मंदिर सूना पड़ा है। दोस्तों, गांव वालों के मुख से यह बात सुनते ही राजा साहब उस स्थान पर रखने वाले की बात को मान लेते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, ये तो बड़ा ही काम का व्यक्ति है, हमारे महल में इसकी तो बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, अब राजा साहब अपने महल में चले जाते हैं
श्रोता बंधु, एक दिन राजा साहब के महल में राजा साहब का सेनापति कई सारे अन्न की पोटली राजा साहब के पास लेकर आता है और राजा साहब से कहता है, महाराज लीजिए, हमारे राज्य में नए अन्न आए हैं। अब आप इन अन्न को देखकर पहचानिए कि क्या ये ठीक है। यदि आप इनके बारे में बता देंगे तो हम महल में कई सारा अन्न और मंगवा लेंगे और राज्य में भी भंडारा करवा देंगे। दर्शक बंधु, दरबार में बैठे सभी दरबारी लोग उस अन्न को अपने हाथों में लेने लगते हैं और अपने हाथों में ले लेकर उसे परखने लगते हैं। दरबार के सभी लोग उस अन्न को देखते हैं तो वह अन्न सोने की भांति चमक रहा था। सभी लोग सोचते हैं कि महाराज, अन्न तो बड़ा ही अच्छा है और इसकी चमक भी बहुत अच्छी है। हमें लगता है कि इसका भोजन तो बड़ा ही शुद्ध और स्वस्थ होगा। दर्शक बंधु, तभी दरबार में बैठा एक दरबारी कहता है, महाराज मुझे लगता है कि इस अन्न को एक बार अन्न परखने वाले को अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जिस प्रकार से रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए सोने की हिरण बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि यह अन्न गलत हो और उसीलिए सोने की भांति चमक रहा है। दर्शक बंधु, तभी महाराज अपने महल से उस अन्न परखने वाले को बुलाता है और अन्न परखने वाले को बुलाकर उस अन्न को दिखाता है। तो अन्न परखने वाला उस अन्न को देखता है और अन्न को देखकर कहता है कि महाराज, यह अन्न सोने का है, यह अन्न चोरी का है। सोने की भांति चमक रहा है, परंतु यह अन्न चोरी का है। श्रोताओ, यह बात सुनते ही राजा साहब अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति क्या यह बात सत्य है, यह अन्न चोरी का है? दोस्तों, तभी सेनापति कहता है, नहीं महाराज, यह अन्न चोरी का नहीं है। यदि आपको इसमें संदेह हो तो मैं इस अन्न को उगाने वाले किसान को ही आपके पास बुला दूंगा। दर्शक बंधु, तभी वह सेनापति अपने कुछ सैनिकों को भेजकर उस किसान को अपने पास बुलाते हैं। किसान के पास आते ही राजा साहब उस किसान से पूछते हैं, अरे किसान, बताओ यह अन्न तुमने कहां से उगाया? दोस्तों, तभी किसान कहता है, महाराज मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है और मैं इस अन्न को अपनी ही जमीन में उगाता हूं। दोस्तों, तभी महाराज कहते हैं, किसान तुम सत्य ही बताओ, क्योंकि हमें लगता है कि यह अन्न चोरी का है। दर्शक बंधु, तभी किसान कहता है, नहीं महाराज, यह अन्न चोरी का नहीं है। बंधुओं, फिर अन्न परखने वाला किसान से कहता है, अरे किसान, तुम हमें सत्य बताओ। यदि तुम हमें सत्य बता दोगे तो महाराज तुम्हें कई सारी सोने की मुद्राएं देंगे। श्रोता बंधु, तभी वह किसान कहता है, हाँ महाराज, यह अन्न खैर चोरी का तो नहीं है, परंतु इस अन्न को उगाने वाला और इसकी देखभाल करने वाला ही एक चोर है। बंधुओं, वह किसान कहता है कि दूसरे राज्य से एक चोर चोरी कर रात्रि को मेरे पास आया था और मैंने उसे भोजन कराया और उसे समझाया कि चोरी करना गलत है। और महाराज, उसी दिन से उसने चोरी छोड़ दी और मेरे खेतों में काम करने लगा। इसीलिए महाराज, यह अन्न एक चोरी करने वाले का है। दर्शक बंधुओं, अब उस अन्न परखने वाले की इस बुद्धिमानी को देखकर राजा साहब बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने महल में रखने के लिए राजी हो जाते हैं। बंधुओं, अब तो राजा साहब अपने राजकाज में खूब काम करते हैं और अपने राजकाज में हर समय व्यस्त रहते हैं। एक दिन राजा साहब अपने दरबार में बैठे थे। उसी समय एक भोजन बनाने वाला राजा साहब के पास आता है और राजा साहब के पास आकर कहता है, राजा साहब, मैं आपके ही राज्य में रहता हूं और मैं बहुत गरीब हूं। महाराज,
मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छे से आता है। यदि आपके महल में कोई काम हो तो मुझे अवश्य दीजिए। दर्शक बंधु, तभी राजा साहब कहते हैं, अच्छा ठीक है, यदि वास्तव में तुम्हें भोजन बनाना आता है तो तुम हमारे रसोई घर में रहो और आज का भोजन तुम ही बनाओगे। श्रोता बंधु, अब तो राजा साहब के कहने पर वह भोजन बनाने वाला राजा साहब के रसोई घर में यानी कि राज भोजन बनाने लगता है। बंधुओं, वह भोजन बनाने वाला भोजन बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद में राजा साहब उस भोजन बनाने वाले को देखने के लिए रसोई घर में आते हैं। तभी राजा साहब को याद आती है कि हमारे यहाँ एक भोजन परखने वाला भी है, क्यों ना हमें उसे बुलाना चाहिए। तो बंधुओं, राजा साहब फिर उस भोजन परखने वाले को बुलाते हैं और उसे बुलाकर उससे कहते हैं, अरे भाई, हमने सुना है कि तुम भोजन परखते हो, तो जरा एक बार इस भोजन को परख कर बताओ। बंधुओं, तभी वह भोजन परखने वाला एक कटोरी में थोड़ा सा भोजन लेकर परखने लगता है। तभी वह देखकर राजा साहब से कहता है, महाराज, यह भोजन बनाने वाला एक चोर है। बंधुओं, अब उस भोजन परखने वाले की इस बात को सुनकर राजा साहब कहते हैं, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला ये चोर कैसे हो सकता है, यह तो एक भोजन बनाने वाला है। बंधुओं, तभी राजा साहब उस भोजन बनाने वाले से पूछते हैं, तुम सच सच बताओ, यदि तुम वास्तव में चोर हो तो हम तुम्हें यहां से छोड़ देंगे, यदि तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें फांसी लगवा देंगे। बंधुओं, वह भोजन बनाने वाला कहता है, हाँ महाराज, मैं एक चोर हूं, परंतु मैंने अब चोरी कर कर भोजन बनाना शुरू कर दिया, अब मैं चोर नहीं हूं। दोस्तों, यह सुनकर राजा साहब सोचते हैं, अरे वाह, ये भोजन परखने वाला भी बड़ा ही बुद्धिमान है। बंधुओं, तभी राजा साहब उस भोजन परखने वाले से कहते हैं, अच्छा तुम हमें बताओ, आखिर तुमने इस भोजन को कैसे परखा और तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक चोर है। बंधुओं, तभी राजा साहब से वह भोजन परखने वाला कहता है, महाराज, एक बात तो आपने अवश्य ही सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। महाराज, जब मैंने इसके द्वारा बनाए गए भोजन को खाया तो आपके गले में मुझे एक मोतियों की माला मिली। उस माला को देखते ही मेरे मन में लालच आ गया कि मैं अगर राजा साहब की इस माला को चोरी कर लूं तो मैं खूब धनवान हो जाऊंगा। महाराज, अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग मांसाहारी खाते हैं उनका मस्तिष्क और उनका मन जानवरों के जैसा ही होता है, और जो लोग स्वास्तिक भोजन करते हैं, जो लोग पवित्र भोजन करते हैं, उनका मन सदैव ही पूजा और भक्ति में लगा रहता है। तो महाराज, इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। दोस्तों, राजा साहब ने सोचा कि ये तो तीनों ही बड़े ही काम की चीज हैं, इन्हें महल में रखना बहुत आवश्यक है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से मनुष्य को हमेशा भोजन, अन्न और स्थान परख कर ही रहना और खाना चाहिए। तो दर्शक बंधु, आइए अब जानते हैं कि हर पुरुष को पत्नी की वे कौन सी एक चीज है जिसे हमेशा पीछे से लेनी चाहिए। बंधु, कहते हैं कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की छोटी बड़ी बातों के बारे में, अपनी पत्नी के चाल चलन के बारे में उसके पीछे से अवश्य पूछना चाहिए, जब उसकी पत्नी मायके चले गई हो या फिर जब उसकी पत्नी उस समय उस स्थान पर मौजूद ना हो। श्रोताओ, तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।